ये जेड डायनेस्टी सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड 1 है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हो। तो अब सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जिस जगह बहुत से लोग बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे यहाँ अभी एक बुढ़ा आदमी सभी लोगों को डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलती आ रही लड़ाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो कि सच नहीं थी, पर वहीं पास ही बैठे वही ज्योतिष और उनकी पोती भी अभी इनकी ही बात सुन रहे थे। वैसे अब 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब वो भी पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो यहाँ उस झूठ बोल रहे आदमी को चुप करा देती है और कहती है कि तुम सभी को छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो। अब इससे यहाँ सामने बैठे उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खड़ा होकर जब ज्योतिष के पास रखे फ्लैग को देखता है तो देखकर डर जाता है और माफी मांगते हुए बैठ जाता है। अब इस तरफ वो ज्योतिष कहने लगते हैं कि तुम लोगों को असली बात पता ही नहीं है कि आखिर डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलती आ रही लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। अब ये बात वहाँ पर बैठे और भी लोगों ने सुन ली थी। इस वजह से एक आदमी उत्सुकता में उनसे पूछता है कि क्या आप हमें भी बता सकते हो कि ये लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। इस पर ज्योतिष कहते हैं कि ये सारी बातें ज़ाओ फेंग से जुड़ी हुई हैं। पहले वो ज़ाओ फेंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसके अंदर डार्क एनर्जी और डेमनिक ऑरा था। उस वेपन को खून की प्यासी छड़ी कहना गलत नहीं होगा। हालांकि एक दिन ज़ाओ फेंग की मुलाकात डेमन सेक्ट की यंग मास्टर बाई यू से होती है, जिसके बाद सभी को ये राज पता चल चुका था कि ज़ाओ फेंग के ट्रेजर के अंदर डेमनिक ऑरा है और अब इसी वजह से उन लोगों ने ज़ाओ फेंग को सजा देने की प्लानिंग की थी। लेकिन बदकिस्मती से उस सेक्ट का एक आदमी भी डेमन्स के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से जब ये सारी चीजें हो रही थी उसी समय डेमन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में जब सेक्ट मास्टर को कुछ सही नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज़ाओ फेंग को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे ये ट्रेजर कभी यूज ही ना किया जा पाए। लेकिन अब जब वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे उसी दौरान बाई यू सामने आ गई, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लग जाता है। अब तभी यहाँ वो आदमी ज्योतिष से पूछता है कि इस सब के बाद बाई यू का क्या हुआ। इस पर वो ज्योतिष कहती हैं कि अब ज़ाओ फेंग की जान बच गई थी, लेकिन इस चीज में बाई यू ने अपनी जान गंवा दी थी। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता लगभग नामुमकिन सा है। अब तभी वो ही आदमी पूछता है कि फिर उसके ज़ाओ फेंग का क्या हुआ। अब जैसे ही वो इतना कहता है तो अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है और हम देखते हैं कि अभी 10 साल बाद वाला ज़ाओ फेंग भी नकाब पहने वहाँ बैठा हुआ था और इनकी ही बातें सुन रहा था। वैसे इसके बाद से अब असली कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि नियान और उसके कुछ साथी अपने डेमन क्लैन के डिसाइपल्स के साथ अभी कुछ ह्यूमन डिसाइपल से फाइट कर रहे थे। ये फाइट लगभग बराबर की थी क्योंकि वहाँ पर दोनों के ही लोग मारे जा रहे थे। लेकिन तभी नियान अपनी डेमनाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, पर उसी समय पर अचानक से कोई आकर सिर्फ अपने हाथ से ही उस टेक्निक को खत्म कर देता है, जिससे नियान की एक आंख भी फूट जाती है और नियान वही नीचे गिर जाता है। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ाओ फेंग आता है और बहुत ही स्पीड में नियान के कई सारे डिसाइपल्स को एक साथ खत्म कर देता है। अब ये चीज देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत हैरान लग रहा था। वैसे यहाँ अपने कई सारे साथियों को मरता हुआ देख डेमन क्लैन के कई सारे डिसाइपल सीधा आकर ज़ाओ फेंग के सामने घुटने टेक देते हैं, जो देखने के बाद नियान और उसके साथी भी हार मान चुके थे। यहाँ पर नियान जिस ब्लड रिफाइनिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसे निकालते हुए कहता है कि ये 800 साल से हमारे पास है, लेकिन अब ये तुम्हें देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे अब तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी नियान से कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ब्लड रिफाइनिंग हॉल को दे दी, लेकिन मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इसे ये ट्रेजर नहीं देना चाहिए। अब ये सुनते हुए नियान उससे कहता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम कुछ कर सकते हो। अब यहाँ वो आदमी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी नियान भी समझ रहा था कि सिचुएशन क्या है। इस वजह से अब वो उस सील को उसी आदमी को देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो। वैसे अभी वो आदमी डरते हुए वहाँ से पीछे हट जा रहा था। वो अपनी तलवार ज़ाओ फेंग की तरफ करते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना। वैसे वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन अब जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि ज़ाओ फेंग उसके बहुत करीब है। इस चीज से वो बहुत डर गया था। तभी ज़ाओ फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पर वो आदमी कहने लगता है
कि देखो तुम मुझे मार दो, मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन मैं जिंदा रहते हुए ये सील तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। अब जाओ फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम भी ये बात जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे मारते हो तो इसके बाद डेमन किंग तुम्हें भी खत्म कर देगा। ये सुनते हुए वो आदमी और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो और तुम चाहते क्या हो। वैसे अभी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था जाओ फेंग का साथ देने के अलावा। इस वजह से वो जाओ फेंग से बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और अब इसके बाद वो उसके पीछे भागता है। वैसे जाओ फेंग अभी बाई यू से मिलने जा रहा था, जिस वजह से रास्ते में जब जाओ फेंग किंग यू सेक्ट के पास से निकलता है तो यहाँ उसकी स्टिक से निकलने वाली उस डेमोनिक एनर्जी को वहाँ किंग यू सेक्ट का वो गार्डियन ड्रैगन भी सेंस कर लेता है, जिस वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पानी से बाहर निकल आता है। ये देखते हुए भी किंग यू सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और घबराते हुए वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 डिसाइपल्स आते हैं, जिसमें से एक सीनियर ली थे। वो दोनों ही यहाँ आकर अलग अलग फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस गार्डियन ड्रैगन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गार्डियन ड्रैगन की पार के सामने उनके ये फॉर्मेशन नहीं टिक पाते, पर उसी समय वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है। सीनियर लू अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और साथ ही पावरफुल भी। वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करती है और बहुत जल्द उस गार्डियन ड्रैगन को शांत करवाने में कामयाब हो जाती है। वैसे इसके बाद अब वो गार्डियन ड्रैगन वहाँ से चला गया था। अब जब सीनियर ली वहाँ नीचे आती है तो यहाँ सीनियर ली उससे कह रहे थे कि ना जाने आज गार्डियन ड्रैगन को क्या हो गया था, वो हमेशा से तो ऐसा गुस्सा नहीं करते थे। वैसे यहाँ अभी सीनियर ली भी थोड़ी सी हैरान लग रही थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर बाई यू की बॉडी को रखा गया है। वैसे अभी जाओ फेंग यहाँ डेमन किंग से मिलने के लिए आया था क्योंकि डेमन किंग उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे थे। वैसे अब जाओ फेंग यहाँ आकर बाई यू से कहता है कि बाई यू मैं फिर से आ गया। वो बताता है कि वो उसके फादर मतलब डेमन किंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि वो बाई यू से मिल सके और किसी तरह से उस खास सेक्टर को ढूंढ सके जहाँ से बाई यू को बचाया जा सकता है। वैसे जाओ फेंग भी बहुत दुखी था, साथ ही वो दुखी होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। वैसे अब वो ये भी कहने लगता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो ये बात मुझसे भी ज्यादा अच्छे से याद होगी। वो ये कह रहा था कि सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, बस सेम हो तो तुम। वैसे वो यहाँ पर कितनी भी बातें करे लेकिन बाई यू उनका जवाब नहीं देने वाली, पर फिर भी उसे भरोसा था कि बाई यू शायद उसकी बातें सुन रही होगी। इसके बाद अब हम वहाँ उसी गुफा के बाहर देखते हैं कि अभी बाई यू की वो आंटी उनकी बातें सुन रही थी। वैसे उसका ध्यान उन बातों पर नहीं था। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इस आंट से कहता है कि सेक्ट लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे यहाँ बाई यू की आंटी उससे कहती है कि जाओ फेंग जब भी यहाँ पर आता है वो हमेशा बाई यू से जरूर मिलने के लिए आता है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भले ही वो बाई यू को पसंद करता है लेकिन सेक्ट लीडर भी उससे संभल कर बात करते हैं क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अभी भी जाओ फेंग के अंदर डेमन्स के खिलाफ हेट्रेड भरी हुई है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिंगयू को देखते हैं जो कि इस वक्त टेम्पल के बाहर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी तरफ कोई जलती हुई मोमबत्ती फेंकता है और अब जिंगयू इसके लिए ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार था। इस वजह से वो बिना देखे ही उस मोमबत्ती को बीच से कट कर देता है, लेकिन अब जब वो मुड़ता है तभी एक और जलती हुई मोमबत्ती उसकी तरफ आ रही थी। वो उस मोमबत्ती के भी कई सारे टुकड़े करते हुए वहाँ पर आसपास लगी हुई लैंटर्न को जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मोमबत्ती अभी उस टेम्पल के वो मॉन्क फेंक रहे थे। यहाँ जिंगयू आगे आते हुए तुरंत ही अपना हाथ जोड़ लेता है। अब तभी वो ओल्ड मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम तलवार चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुके हो, इसका मतलब अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वैसे वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मुझे खबर मिली है कि क्विंग यू सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से अभी यंग जनरेशन के सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। अब यहाँ ओल्ड मॉन्क को छोड़कर जाने की बात से
जिंग्यू थोड़ा सा उदास हो गया था, पर इस पर ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुम बेमतलब का ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। वैसे अब जिंग्यू तुरंत ही अपने घुटनों पर आता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तलवार जब भी उठेगी किसी डेमन को खत्म करने के लिए ही उठेगी। आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया और समझाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना कहते हुए अब जिंग्यू वहाँ से चला जाता है। वैसे अब हम देखते हैं कि अब वो ओल्ड मॉन्क फिर से वहाँ मोमबत्ती जला रहे थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर क्विंग्यू सेक्टर के लीडर आते हैं। अभी ओल्ड मॉन्क उनसे कह रहे थे कि मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं कि आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। 10 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। वैसे अभी ओल्ड मॉन्क थैंक यू इसलिए कहना चाह रहे थे क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने सेक्ट लीडर से जिंग्यू को 10 साल अपने साथ रखने की परमिशन मांगी थी, जिस पर सेक्टर लीडर ने हाँ कर दी थी। जिसके बाद 10 साल से जिंग्यू ओल्ड मॉन्क के साथ ही उसी टेम्पल में रह रहा है। वैसे अब इसके बाद हम डेमन सेक्ट के लीडर मतलब डेमन किंग को देखते हैं। यहाँ डेमन किंग ने अभी जाओ फैंग को अपने पास बुलाया हुआ था ये बात बताने के लिए कि शायद क्विंग्यू सेक्ट को किसी खास ट्रेजर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प के आसपास है, और इसी वजह से वो वहाँ के लिए टीम बनाकर निकलने वाले हैं। भी डेमन किंग का सोचना था कि वो भी अपने लोगों को मिलाकर उन इंसानों पर हमला कर दे, लेकिन अब यहाँ पर जाओ फैंग कहता है कि हमें भी अभी हमला नहीं करना चाहिए। जाओ फैंग के हिसाब से शेन फैंग वाले जरूर किसी दूसरे सेक्ट के साथ भी हाथ मिलाएंगे, इसलिए हमें बस उस समय का इंतजार करना है क्योंकि अभी तो हमें पता भी नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे होगी। अब ये सुनकर डेमन किंग हैरान था। एक तरफ से देखा जाए तो जाओ फैंग ने उसकी बात काटी है। वो कहता है कि कमाल है, तुम बिल्कुल वैसे ही सोचते हो जैसे मैं सोच रहा होता हूँ। इस पर जाओ फैंग कहता है कि मैं पिछले 10 साल से आपके साथ हूँ और इस दौरान मैंने आपसे कई सारी चीजें सीखी हैं और वैसे भी आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हो। अब इस पर डेमन किंग कहने लगता है कि कमाल है कि 10 साल में तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह ही हो गई है। वैसे इसके बाद अब डेमन एम्परर वहाँ नीचे की तरफ आते हुए जाओ फैंग को एक लेटर देता है और कहता है कि मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए मेरे हिसाब से अब तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे अब शायद ये वही जगह है जहाँ पर वो ट्रेजर है। अब जाओ फैंग तुरंत ही उस लेटर को ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी दौरान डेमन किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इतने समय से हमारे साथ रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम हमें डेमन्स ही मानते हो। इस पर जाओ फैंग कहता है कि मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने कई लोगों को मारते हुए देखा है और रोज रोज खून खराबा भी होते देखा है। आप ही बताइए ऐसी जगह को अच्छा कैसे कहा जा सकता है। अब इस चीज पर डेमन किंग कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि बचपन में ही तुम खून खराबा देख चुके हो। तुम ही बताओ क्या वो लोग तुम्हारे लिए डेमन्स है। अब इस पर जाओ फैंग कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, और इतना कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद हमें क्विंग्यू सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिसाइपल्स आना शुरू हो गए थे। यहाँ अभी हजारों की गिनती में डिसाइपल्स आ रहे थे। जब सभी वहाँ पहुँच जाते हैं तो सेक्ट लीडर सभी को बताते हैं कि उन्हें एक खास मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प में है। वो कहते हैं कि कुछ अच्छे लेवल्स के डिसाइपल्स वहाँ पर जाएं क्योंकि डेमन्स भी वहाँ पर आने वाले हैं उस ट्रेजर को लेने के लिए। वो सभी से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर उस ट्रेजर को उनके हाथ नहीं लगने देना है और इस चीज में हमारी मदद तियानियन टेम्पल के लोग और साथ ही साथ कुछ दूसरी वैली के लोग भी करने वाले हैं। अब इसके बाद हम वहाँ बाहर देखते हैं जहाँ पर तियानियन टेम्पल के कुछ डिसाइपल्स आना शुरू हो गए थे। अंत में हमें जाओ फैंग को भी दिखाया जाता है जो कि अभी उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इनमें हमें 4 मेजर डेमन सेक्ट में से एक चैंगशन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अभी उस सेक्ट का मास्टर बैठकर अभी उसी खास ट्रेजर के बारे में सोच रहा था। उसे किसी भी कीमत पर ये ट्रेजर चाहिए क्योंकि पिछले सीजन में जब डेमन किंग ने सभी डेमन सेक्ट्स के साथ मिलकर वहाँ क्विंग्यू सेक्ट पर हमला किया था तब चैंगशन सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए थे। इसी वजह से ये मास्टर उस ट्रेजर को लेकर अपने सेक्टर को सभी से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वो ज्योतिष और उनकी पोती को दिखाया जाता है। वैसे ज्योतिष की पोती का नाम यू है। तो अभी यहाँ यू अपने ग्रैंडफादर से पूछ रही थी कि सभी लोग वहाँ वेस्टर्न स्वैम्प में जा रहे हैं,
क्या सच में वो ट्रेजर इतना ज्यादा कीमती है? इस पर वो ज्योतिष कहते हैं कि वेस्टर्न स्वैम्प बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस जगह है। वहाँ कई खतरनाक पॉइजन बीस्ट है। साथ ही यहाँ वो बताते हैं कि सभी लोग जिस ट्रेजर के लिए जा रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेजर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन लोगों में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो ट्रेजर जल्द ही सभी के सामने आने वाला है। इस वजह से हर एक डेमन सेक्ट और हर ह्यूमन सेक्ट कोशिश करेगा कि ये ट्रेजर उसे ही मिले। वैसे अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम क्वीन क्यू सेक्ट और कुछ डेमन्स की फाइट देखते हैं। असल में ये लड़ाई वहाँ वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में हो रही थी। यहाँ भले ही डेमन्स थोड़े ताकतवर साबित हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ सीनियर लू हवा में आ जाती है और अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए यहाँ उन डेमन डिसाइपल्स पर हमला कर देती है। साथ ही अब यहाँ पर तियानियन टेम्पल और फेंगजियान वैली के लोग आ चुके थे, जो चीज देखने के बाद वो डेमन्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों ग्रुप भी वहाँ से आगे बढ़ गए थे। अब इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। ये अभी जाओ फेंग के साथ वेस्टर्न स्वैम्प के लिए निकला था, लेकिन बीच में ही ये रास्ता भटक गया था, इसलिए अब ये जाओ फेंग को ही ढूंढ रहा है। अभी ये वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में पड़ने वाले गाँव में था। यहाँ वो लोग बैठे हुए ज्योतिष और उनकी भूतियों को देखता है। वो ज्योतिष अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि वो सभी को कम पैसे में उनका भविष्य बता सकते हैं। वैसे वो आदमी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे उसके जाते ही यहाँ पर चैंग शेन सेक्ट का एक मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आ गया था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें इस विलेज को हासिल करना है और अब उसके ऑर्डर के बाद उसके सभी साथी वहाँ उस गांव के सभी लोगों को वहाँ से भगाने लगे थे। अब तभी हम वहाँ यू और उस ज्योतिष के पास आते हैं। यहाँ अभी वो भी जाने वाले थे, पर तभी उनके पास एक लड़का आता है। इसका नाम वू यान है और ये उन्हीं 4 मेजर डेमन सेक्ट में से एक सेक्ट का यंग मास्टर है। तो अभी वो यान यहाँ आकर अभी उसे अपना भविष्य देखने को कह रहा था। वो कहता है कि मैं किसी बड़े काम के लिए जा रहा हूँ। इस पर यू कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले आपको एक पेपर पर आपका नाम लिखना होगा। अब यहाँ वो यान को एक पेपर देती है, लेकिन जब वो यान उस पर अपना नाम लिख रहा था तभी वहाँ वो चैंग शेन सेक्ट के लोग आ जाते हैं। साथ ही अब आते ही उन्होंने यहाँ वो यान पर हमला कर दिया था, पर वो यान बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें वहाँ से दूर हटा देता है। वैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी पॉइजनस भी थी, जिस वजह से वहाँ वो चैंग शेन सेक्ट का मास्टर भी घबरा गया था। साथ ही यहाँ वो यान को भी पहचान लेता है और तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ सेक्ट में ये बात इन्फॉर्म करने वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि अभी उन लोगों को भागते हुए भी वो यान ने उस पेपर पर अपना नाम लिख दिया था, इसलिए अब यू उसका नाम पढ़ते हुए अपने कॉइन रोल करना स्टार्ट कर देती है। और अब सारी प्रोसेस के बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये सुनकर वो यान खुश था। तभी वो ज्योतिष उसे 12 कॉइन मांगता है, लेकिन वो यान ने यहाँ उन्हें 12 से ज्यादा कॉइन दे दिए थे। वो कहता है कि अभी मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी फ्यूचर देखकर बताओ। वैसे अब वो ये सब कह रहा था, तभी अचानक से वहाँ सारे बादल काले होने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर जाओ फेंग की एंट्री होती है। वैसे यू जाओ फेंग को नहीं पहचानती, क्योंकि इन 10 सालों में जाओ फेंग पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ तक कि अब उसका नाम भी जाओ फेंग नहीं है। जब से उसने डेमन किंग के सेक्ट मतलब घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन किया था, तब से सब उसे गुई ली के नाम से जानते हैं और अब वो घोस्ट सेक्ट में चीफ की पोजीशन होल्ड करता है। वैसे अभी यहाँ वो भी यू से अपना फ्यूचर पूछता है, जिस पर यू उसे भी अपना नाम लिखने को कहती है। अब यहाँ जाओ फेंग ने पेपर पर गुईली लिख दिया था, लेकिन इस नाम को पढ़कर यू और वो ज्योतिष दोनों ही बहुत हैरान हो गए थे। असल में इन 10 सालों में गुईली यही नाम हर कोई जान चुका है। वैसे अभी यू को समझ नहीं आ रहा था कि खुद गुईली उससे अपना फ्यूचर क्यों चेक करवाना चाहता है। वैसे वो बताती है कि गुईली का मतलब है कि तुम गॉड्स में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब ये सुनकर वहाँ वो यन कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इस वर्ल्ड में डेमन्स एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड भी एग्जिस्ट करते ही होंगे। और अब वो इतना कहकर वहाँ जाओ फेंग से कहता है कि क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। वैसे अब 2 अलग अलग सेक्ट के लोगों के मिलने से वहाँ माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है, जिस वजह से वो ज्योतिष और यू दोनों ही चुपके से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अब तभी यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं। वैसे वो अभी वहाँ से बिल्कुल दूर बैठकर इनको देख रही थी। असल में ये लड़की यू की सिस्टर है।
वैसे अब यहाँ ज़ाओ फेंग और वू यान दोनों ने ही अपना गुस्सा शांत कर लिया था। वो दोनों ही जानते थे कि वो दोनों ही उसी ट्रेजर के लिए आए हैं, इसलिए बेमतलब यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इसके बाद वू यान यहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद ज़ाओ फेंग भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी जाने से पहले वो यहाँ यू से कहता है कि तुम सच में पहले से बहुत बड़ी हो चुकी हो, और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वैसे इसके बाद अब वहाँ वही ज़ाओ फेंग के साथ वाला आदमी आता है। उसने ज़ाओ फेंग को यहाँ देख लिया था, इस वजह से अब वो भी यू से उसका फ्यूचर बताने को कहता है। वैसे अब तभी वहाँ ज़ाओ फेंग का मंकी मतलब जिया यू हुई आ जाता है और आकर उस आदमी पर चिढ़ाने लगता है। वैसे उस आदमी को हम ताओ कहेंगे क्योंकि यू उसे मिस्टर ताओ कहती है। अब यहाँ ताओ थोड़ा पीछे होते हुए यू से कहता है कि देखो, मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता, इसलिए तुम मेरा चेहरा देखकर ही बता दो कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं। अब इस पर यू कहती है कि हाँ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सही साथ की जरूरत पड़ेगी, वरना सब उल्टा हो जाएगा। अब ये सुनकर ताओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ज्योतिष उससे फ्यूचर बताने के लिए 12 कॉइन्स मांगते हैं। मगर अभी ताओ गुस्से में था, इसलिए वो चिल्लाते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब तभी जिया हुई वहाँ उसके ऊपर उछलते हुए उसकी पॉकेट से कुछ चीज निकालकर यहाँ यू को देने लगता है। इस चीज से अभी यहाँ ताओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी उसे ज़ाओ फेंग को भी ढूंढना है, इसलिए वो यू को धमकी देता है कि वो बाद में उससे इस चीज का बदला लेगा। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वैसे उसकी जाने के बाद यू यहाँ जियाओ हुई को कुछ खाने के लिए दे देती है, जिसे लेकर जियाओ हुई बहुत खुश था। वैसे अब तभी हम वहाँ यू की सिस्टर को देखते हैं। वैसे अभी अपनी सिस्टर को देखकर यू भी बहुत खुश थी और तुरंत ही अपनी बहन के पास आ गई थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से सीधा उसी वेस्टर्न स्वाम्प के रास्ते पर आ गए थे। वैसे अभी वहाँ आसपास बहुत ही ज्यादा कोहरा था, जिस वजह से आसपास की कोई चीज नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जब थोड़ा कोहरा हटता है तो वो लोग नोटिस करते हैं कि उन्हें तो कई सारे बीस्ट घेर चुके हैं। वैसे इन्हें देखकर यहाँ यू की सिस्टर ने तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए वहाँ एक स्लैश चला दिया था, जिस वजह से वो सभी बीस्ट एक ही अटैक में मारे गए थे। अब वो यहाँ फिर से आगे बढ़ने वाले थे, पर तभी वहाँ वू यान आता है। अभी उसे देखते ही यू की सिस्टर थोड़ा सीरियस हो गई थी। वो वू यान से कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ही ह्वान सेक के डिसाइपल की मौत हो गई और इसका कारण सिर्फ पॉइजन ही है। मुझे शक है कि ये काम 10,000 पॉइजन सेक मतलब तुम्हारा ही है। अब इतना सुनते ही वू यान कहता है कि जिन तुम ही सोचो, अगर मुझे किसी को मारना ही होगा तो मैं इस तरह छिपकर ऐसा क्यों करूँगा, और तुम भी जानती हो कि तुम सीधा सीधा मेरे सेक पर इल्जाम लगा रही हो। वैसे अब वो बात को शांति से सुलझाने के लिए जिन मतलब यू की सिस्टर को अपने साथ चलने को कहता है। वैसे अभी जाने से पहले जिन यू से संभल कर रहने को कहती है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी और उसके जाते ही कुछ देर में वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से यू और ज्योतिष वही पेड़ के पास खड़े हो गए थे। हालांकि अभी भी उन्हें पानी तो लग ही रहा था। वैसे अब तभी वहाँ जिया हुई आ जाता है, जिसे यहाँ देखकर यू खुश थी और उसे पानी से बचाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वहाँ ताओ भी आ गया था। असल में ये जिया हुई यहाँ ताओ के साथ ही आया है। वैसे अभी यहाँ यू को भीगता हुआ देख ताओ बहुत खुश था और उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि देखो, मेरा अम्ब्रेला है, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये सुनकर यू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो आपका अम्ब्रेला चाहिए भी नहीं। अब पहले तो ताओ खुश था, पर अब जब वो कुछ और देर यू को भीगता हुआ देखता है तो उसे बुरा लगने लगता है और फिर ताओ यू के पास आकर उसे वो अम्ब्रेला दे देता है। अभी यू उसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ताओ उसे ऐसा कहने से मना करता है। वैसे तभी वो ज्योतिष यहाँ ताओ के ऊपर हंसने लगता है, जो चीज ताओ को पसंद नहीं आती, और वो यहाँ उनके पास आकर उन्हें डराने लगता है। लेकिन तभी वो ज्योतिष नीचे गिर गए थे, जिस वजह से ताओ फिर से अपना गुस्सा भूल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पर अब उसी समय वहाँ पास के दलदल से एक खतरनाक बीस्ट निकलकर यहाँ यू पर हमला कर देता है। वैसे अब सही समय पर वहाँ जिन आ गई थी, जो अभी उस बीस्ट पर हमला करते हुए उसे रोक देती है। लेकिन अभी वो बीस्ट खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो भागने की कोशिश कर रहा था। पर इतने में ही ज़ाओ फेंग भी वहाँ आ जाता है और उस बीस्ट पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वहाँ वू यान भी आ गया था। वैसे असल में ही ह्वान सेक सभी डेमन सेक्ट में से एक है। असल में अभी यहाँ 3 अलग अलग डेमन सेक्ट से आए लोग को एक साथ देखकर अभी वो ज्योतिष हैरान थे। वैसे वो कहते हैं कि इस तरह के बीस्ट यहाँ नहीं होते। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है।
वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ चैंगशेन सेक्ट के उस मास्टर को देखते हैं। अभी यहाँ उसका एक आदमी उसे आकर बता रहा था कि घोस्ट सेक्ट, ही हुआन सेक्ट और 10,000 सेक्ट ने ज्यादा डिसाइपल्स ना भेजकर सिर्फ अपने बेस्ट डिसाइपल्स को वहाँ भेज दिया है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना है। फैंग, ताओ और जियाई हुई तीनों ही अभी उस ट्रेजर की तलाश में जा रहे थे। जिस दौरान ताओ अभी मन में कुछ सोच रहा था, जिस वजह से उसका पैर एक सांप पर पड़ जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। अभी यहाँ जाओ फैंग उसका बिहेवियर देखते हुए ज़ियायु से इसका कारण पूछता है, जिस पर ज़ियायु उसे इशारों में सारी बात बताता है। वो यहाँ पर हर चीज डिटेल में बता रहा था कि किस तरह से ताऊ ने एक अम्ब्रेला लाकर यू को दिया था, जबकि पहले वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था। अब एक बार को तो ताऊ को लगता है कि शायद जाओ फैंग को ज़ियायु की बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ज़ियायु तो एक बंदर है। लेकिन यहाँ जाओ फैंग सारी बात अच्छी तरह से समझ गया था। वो ताऊ से कहता है कि कमाल है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ ताऊ को ये बात चुभती है और वो वहाँ जाओ फैंग और ज़ियायु के पास आकर खुद को कूल साबित करने के लिए उन्हें बताने लगता है कि अभी तक उसने टोटल 800 लोगों को खत्म किया है। हालांकि वो बताता है कि उसका टारगेट 1000 लोगों का है, लेकिन इस पर जाओ फैंग कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे शायद जाओ फैंग सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था, पर उसकी बातें यहाँ बार बार ताऊ को चुप रही थी। आखिर में जाओ फैंग उसे ये भी कह देता है कि तुमने भले ही पूरे 800 लोगों को मार दिया हो, लेकिन अंत में तो तुम एक लड़की के सामने फिसल ही गए ना। अब इतना सुनकर ताऊ वहीं नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि मैं फिसला नहीं था, लेकिन यहाँ उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि वो लड़की थी ही इतनी क्यूट। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ डेमन्स को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी सामने कुछ तियानियन टेम्पल के डिसाइपल्स आते हैं। अभी उनमें से जो आगे वाला था उसने उन दोनों की प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहाँ छुपे हो। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका पैर एक दलदल में पड़ जाता है और वो वहीं नीचे धंसते जाता है। ये चीज देखकर उसके दोस्त उसकी मदद करने आगे भागते हैं, पर वो मदद नहीं कर पाते, बल्कि वो भी अब उस दलदल में फंस जाते हैं। हालांकि तभी वहाँ पर वो दूसरे डिसाइपल्स उनकी मदद करते हुए उनमें से 2 डिसाइपल को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन पहले वाला नहीं बच पाता और उसी दलदल में समा जाता है। वैसे अब वहाँ बाकी दोनों सेक्ट भी आ चुके थे, पर अब सभी लोग बिल्कुल चुप थे क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी गवा दिया है। लेकिन अब तभी सीनियर जियाओ, जिसे अब हम जियाओ ही कहेंगे, वो कहता है कि जरूर ये सब डेमन्स ने पहले से ही प्लान कर रखा था। अब इस चीज पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। वो उसे कहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जियाओ कहता है कि ये डेमन सभी को यहाँ जानबूझकर लेकर आए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कई सारे दलदल हैं। अब यहाँ उन सभी को ये बात सही लगती है। वो लोग कहते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। इस पर जियाओ कहता है कि आगे की जर्नी हम कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी अब शाम होने वाली है, इसलिए इस तरह की जगह में हमें रात में नहीं निकलना चाहिए। इस वजह से हम यहीं पर टेंट लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होते हुए चैंगशेन सेक्ट में आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का वो मास्टर अभी बैठा हुआ था। तभी उसका एक आदमी आकर बताता है कि बाकी तीनों डेमन सेक्ट्स ने सिर्फ अपने अपने यंग मास्टर को भेजा है, उनके साथ में और कोई भी नहीं आया है। वैसे असल में 10 साल पहले जब जाओ फैंग ने अपनी आइडेंटिटी बदली थी, तब वो घोस्ट सेक्ट का यंग मास्टर बन गया था। वैसे अब ये मास्टर उस आदमी से कहता है कि अब शायद मुझे भी वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि हमें वो ट्रेजर किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिला तो हम बाकी सभी सेक्ट से इस तरह दबते रहेंगे। अब इसके बाद सीन फिर से चेंज होते हुए वहाँ वापस से जियाओ और बाकी सभी के पास आ जाता है। वैसे अब इन सभी ने टेंट लगा लिया था, लेकिन कोई भी अभी तक सोया नहीं था। वो सभी लोग अभी आसपास नजर रखे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये बात उन्हें जियाओ ने ही कही थी कि डेमन्स रात का और अंधेरे का सहारा लेकर उन पर हमला जरूर करेंगे। इस वजह से जियाओ की प्लानिंग थी कि आधे लोग सोएंगे नहीं और जब इन्हें सोना होगा तो बाकी लोग नजर रखेंगे। अब इसके बाद हम जाओ फैंग को देखते हैं। वो अभी एक पहाड़ी पर खड़ा था। वैसे उसने अभी बहुत आगे तक की प्लानिंग कर रखी थी। वो सारी चीजें समझ रहा था कि कौन क्या कर रहा होगा। वैसे उसने ये तो देख लिया है कि उन तीनों सेक्ट ने टेंट लगा लिया है और वो सभी अटैक के लिए भी तैयार हैं। और अब इसी समय वहाँ दूसरी तरफ चैंगशेन सेक्ट का वो मास्टर और उसके साथ आए बहुत से लोग अभी जियाओ और बाकियों के टेंट से कुछ ही दूर पर थे। और जैसा जियाओ ने सोचा था, सेम वैसा ही ये लोग अभी रात का फायदा उठाकर उन पर हमला करने आए हैं। वैसे अब जैसे ही वहाँ पर वो मास्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो यहाँ तभी से जाओ फैंग का प्लान स्टार्ट हो जाता है।
जाओ फैंग ने सारी प्रोबेबिलिटी पहले ही जांच ली थी, क्योंकि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि जाओ फैंग डेमन किंग से कह रहा था कि चैंग शेनसेक पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इसका मतलब वो जल्द ही या तो किसी के साथ हाथ मिलाएगा या फिर उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकलेगा। इसके अलावा वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ जाओ फैंग पहले ही अपने साथ कुछ घोस्ट सेक्ट के डिसाइपल्स लेकर आया था। यहाँ पर जैसे ही वो डेमंस यानी कि चैंग शेनसेक के डिसाइपल्स यहाँ जियाओ और बाकी लोगों पर हमला करते हैं, उसी दौरान जाओ फैंग अपने डिसाइपल्स को इशारा करते हुए उन्हें वहाँ चैंग शेनसेक की तरफ भेज देता है, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई नहीं होगा। वैसे अब हम वहाँ उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो चैंग शेनसेक के बाहर भी पहुँच चुके थे, लेकिन जाओ फैंग ने यहाँ के मास्टर को थोड़ा कम समझ लिया था। भले ही वो मास्टर यहाँ से चला गया है, लेकिन वो अपने कुछ पावरफुल डिसाइपल्स और एक खास फॉर्मेशन बैरियर यहाँ छोड़ कर गया है। ये बैरियर जब वो डिसाइपल्स आगे पहुँचते हैं तो उनके पैरों पर लगे हुए कुछ जेड स्टोन्स की मदद से एक्टिवेट हो जाता है और उस पूरी एरिया को एक एनर्जी से घेर लेता है, और इस बैरियर के चलते वो डिसाइपल्स यहाँ से निकल नहीं सकते थे। और इसी दौरान कुछ दूसरे डिसाइपल्स ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ डेमन्स और ह्यूमंस की फाइट देखते हैं। इस फाइट के दौरान अभी वो मास्टर सामने नहीं आया था, जिस वजह से अभी इन तीनों सेक्ट को आसानी हो रही थी चैंग शेनसेक के डिसाइपल्स के साथ लड़ने में। हालांकि लोगों की गिनती दोनों ही तरफ बराबर थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान धीरे धीरे डेमन्स हारते जा रहे थे, क्योंकि डेमन्स के साथ कोई पावरफुल मास्टर नहीं है, जबकि वैसे तो इस तरफ ह्यूमंस के साथ भी कोई मास्टर नहीं था, लेकिन सभी सीनियर ने सिचुएशन अच्छे से संभाल रखी थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमन्स हार रहे थे, तभी वो मास्टर जिसे हमने पिछले पार्ट के दौरान उस गाँव में देखा था, वो अभी यहाँ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इस मास्टर के अटैक को यहाँ सभी सीनियर्स ने मिलकर रोक लिया था, बल्कि वो तो सीधा जाकर इस मास्टर को खत्म करने ही वाले थे। लेकिन इतने में ही वहाँ चैंग शेनसेक का वो मेन मास्टर आ जाता है और इस मास्टर पर किया हुआ हमला रोक लेता है। अभी यहाँ उस मास्टर की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये सभी डिसाइपल्स मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। वो मास्टर अब वहाँ से नीचे आता है, जिसके बाद ये दूसरा वाला मास्टर उसके पास जाकर कहता है कि मास्टर, हमने अपने 30% डिसाइपल्स को खो दिया है। वैसे अब तभी से वहाँ आगे आते हुए मास्टर से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम सभी सिर्फ जूनियर और सीनियर डिसाइपल्स हैं, जबकि तुम एक सिख के हॉल मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुम हमसे लड़ने के लिए आए हो। इस चीज पर वो मास्टर कहता है कि जंग में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते तो तुम भी क्या यही करते। अब यहाँ उसका इतना कहने के बाद इनमें लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन अभी हम तुरंत ही वहाँ दूसरी तरफ चैंग शेनसेक में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी घोस्ट सेक्ट के वो डिसाइपल्स कैद थे, लेकिन अब उसी दौरान वहाँ पर जियाओ फेंग आता है और आते ही अपनी यंग एंड यांग एनर्जी से वहाँ बाहर के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे तो किसी भी डेमन के लिए इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ जियाओ फेंग ने ह्यूमंस और डेमन्स दोनों की कल्टीवेशन की हुई है, इस वजह से ये काम उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे भी डेमन्स हमेशा ह्यूमंस के अटैक को किस तरह से रोके और डिस्ट्रॉय करे उसकी प्लानिंग कर, इसका उल्टा ह्यूमंस डेमन्स के अटैक को नोटिस करते हुए उनके अटैक को कैसे रोके या डिस्ट्रॉय करे इस पर प्लानिंग करते रहते हैं। जबकि जियाओ फेंग ने तो उन दोनों की ही टेक्निक को सीखा है, इस वजह से इन दोनों के ही अटैक उसके लिए रोक पाना बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आसान है। अब इसके बाद हम यहाँ वापस से उसी मास्टर के और बाकी तीनों सेक्ट के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें लड़ाई शुरू हो गई थी, जिस दौरान वो मास्टर अपने सभी डिसाइपल्स को वापस भेज देता है, क्योंकि उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी थी। इस तरफ यहाँ ह्यूमन डिसाइपल्स भी सभी पीछे हो गए थे, अब सिर्फ वो सभी सीनियर्स ही बस आगे थे उस मास्टर से लड़ने के लिए। अब इनमें फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि उस मास्टर को हरा पाना इन सब के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि इनके हर एक अटैक को वो मास्टर बड़ी ही आसानी से रोकते जा रहा था। उसके पास एक आर्टिफैक्ट था जो कि शील्ड की तरह काम कर रहा था, जिसकी मदद से वो इनके सभी अटैक को रोकने के साथ साथ खुद के अटैक भी रोक रहा था। उसी दौरान हम देखते हैं कि तियानयन टेम्पल के वो दोनों मॉन्क अपने एक खास रिचुअल परफॉर्म करते हुए ग्रेट दाओ बुद्धा बॉडी को समन कर लेते हैं, लेकिन इसे भी उस मास्टर ने बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर लिया था। हालांकि अब वो मास्टर वहाँ से भाग रहा था, जिस वजह से ये सभी उसका पीछा करते हैं, पर हम देखते हैं कि ये बस उस मास्टर की चाल थी, क्योंकि वो थोड़ी खुली जगह में आना चाहता था। वो अभी आसमान में था। यहाँ पर वो अपने उसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है और उसके थ्रू आसपास टेलीपोर्ट होना शुरू कर देता है।
इस वजह से अब किसी के भी अटैक उसे लग पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुके थे। वो टेलीपोर्ट होते हुए उनके अटैक से बच रहा था और दूसरी डायरेक्शन में आकर उन्हीं के ऊपर हमला कर रहा था। वैसे हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो अपने उसी आर्टिफैक्ट से एक बड़ा सा स्टोन निकालते हुए हमला करता है, जिसे उन दोनों मॉन्क में से एक मॉन्क ने गोल्डन बेल क्रिएट करते हुए रोक लिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद अब वो मास्टर वहाँ 10,000 स्पॉट क्लोन का यूज कर रहा था। वैसे इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी सीनियर और जूनियर्स के बीच एक डिसाइपल उस आर्टिफैक्ट की कमजोरी का पता लगा लेता है। ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि अब जब उस मास्टर ने फिर से अपने फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, उसी दौरान इन लोगों ने वहाँ उस आर्टिफैक्ट का वीक पॉइंट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इस बार उस मास्टर का ये अटैक काम नहीं करता। वो मास्टर घबरा जाता है क्योंकि वो सिर्फ इस आर्टिफैक्ट के भरोसे था। हालांकि अभी भी वो मास्टर सभी को टक्कर दे रहा था। ये फाइट अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पर अब उन सभी को भरोसा था कि वो उस मास्टर को हरा देंगे। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर सीनियर लू, जिसे हम अब से लू ही कहेंगे, तो वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मास्टर पर हमला करती है और उसके साथ साथ यहाँ पर बागियों ने भी उस मास्टर पर हमला करना शुरू कर दिया था और साथ ही अब वो उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो मास्टर डरने की जगह हंसने लगा था और फिर से वो अपने उसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए उसकी पावर को अलग तरह से यूज करता है। वो वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत खतरनाक प्रेशर लाता है, जिसकी वजह से उन सभी डिसाइपल्स को वहाँ से दूर हटना पड़ गया था। अब तभी हम देखते हैं कि इतने में ही लू ने अपने एक बहुत पावरफुल स्पॉट फॉर्मेशन बना लिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी निकल रही थी। वो यहाँ इसका यूज करते हुए उस मास्टर पर हमला करती है। वैसे ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये चीज बहुत दूर से भी देखी जा सकती थी और जाओ फेंग तो अभी इसी तरफ देख रहा था। लेकिन अब इस अटैक के बाद क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं कि अभी उन सभी सीनियर डिसाइपल्स ने चेंग शेन सेट के उस मास्टर को घेर रखा था। वैसे वो मास्टर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान लू अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस टेक्निक की वजह से एक थंडर ड्रैगन आकर सीधा अभी उस मास्टर से टकराता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी उस मास्टर पर गिर रही थी। यहाँ नीचे सभी डिसाइपल्स ये चीज देखकर बहुत घबरा गए थे और वहाँ से दूर हट गए थे। और अभी वो मास्टर भी डर से चीख रहा था, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। वो अपने उसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और उससे कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट करता है। ये सभी फॉर्मेशंस हर पहले फॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग थे और सभी एक साथ मल्टीलेयर शील्ड का काम कर रहे थे, जिससे लू की थंडर एनर्जी उस मास्टर पर नहीं गिरती। हालांकि अब लू भी अपनी एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो मास्टर सीधा आकर जमीन पर गिरता है। साथ ही वहाँ उसके फॉर्मेशंस धीरे धीरे एक एक कर टूट जा रहे थे। हम देखते हैं कि अभी उसका आखिरी फॉर्मेशन बचा हुआ था, जो कि उसके आर्टिफैक्ट के साथ कनेक्ट था। इसी वजह से वो थोड़ा पावरफुल था, लेकिन फिर लू अपनी पूरी पावर लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। वैसे अब लू का अटैक रुक चुका था, लेकिन उनके सामने धूल ही धूल थी। वो सभी आगे बढ़ते हैं, पर अभी भी वो मास्टर मरा नहीं था। वो कह रहा था कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज जो भी हुआ उस चीज का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और अब इतना कहते हुए वो वहीं धूल में गायब हो जाता है। हालांकि ये लोग पीछा करना चाहते थे, पर तभी जियाओ उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी चाल भी हो सकती है। वैसे अब वो सभी जियाओ की बात मान लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते। अब इसके बाद वो सभी एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे का साथ नहीं देते तो वो कभी उस मास्टर को नहीं हरा पाते। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी इन्हीं की लड़ाई देख रहा था। हालांकि अब उसे समझ आ गया था कि इनकी लड़ाई अब शांत हो चुकी है। साथ ही तभी उसे एक दूसरा काम याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम उसी मास्टर को देखते हैं। वो अभी यहाँ अपने लोगों के पास वापस आ चुका था, जहाँ वो दूसरा मास्टर उसकी हालत को देखते हुए हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी इस मास्टर के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, मुझे कोई खास सीरियस चोट नहीं आई है, मेरा बस बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अब इसके बाद वो वहाँ बैठ गया था। अभी बाकी डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, इसी वजह से वो दूसरा मास्टर उन सभी को आराम करने को कहता है और फिर उस हॉल मास्टर से पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, जिस पर हॉल मास्टर बताता है कि हमने उन लोगों को बहुत कमजोर समझ लिया था। भले ही वो मामूली डिसाइपल्स है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आज किस्मत साथ नहीं थी
हालांकि अभी उसे चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो उस दूसरे मास्टर से कहता है कि जल्द से जल्द बाकी सभी डिसाइपल्स को भी तैयार करो, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलने वाला होगा हमें उस ट्रेजर की तलाश में फिर से निकलना होगा। ये सुनकर वो दूसरा मास्टर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हॉल मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो? हम प्लान कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? आपको बहुत चोट आई है। पर अब इस पर हॉल मास्टर कहता है कि नहीं, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। वैसे भी अभी हम सिर्फ एक ही खतरे से निकले हैं, अभी तो 3 और खतरे हमारे इंतजार कर रहे हैं और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इस वजह से हमें किसी भी तरह से उस ट्रेजर को बाकी सभी से पहले ढूंढना होगा। अब वैसे तो वो दूसरा मास्टर ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी जानता है कि अभी सिचुएशन क्या है। इस वजह से अब वो खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसके जाने के बाद अचानक वहाँ धुआं आसपास की जगह को घेर लेता है, जो देखते हुए सभी डिसाइपल्स थोड़ा घबरा गए थे और आसपास देखने लगे थे। अब तभी उन्हें एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। साथ ही यहाँ हॉल मास्टर भी खड़ा हो चुका था और आसपास देखने लगा था। अब तभी उन्हें आवाज आती है कि उनके अंकल उन्हें बहुत समय बाद मिल रहे हैं। अब ये आवाज सुनते ही वो समझ गए थे कि ये आवाज वू यान की है। वैसे अब वू यान यहाँ सामने आता है और कहता है कि अंकल, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। जिस पर यह हॉल मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे पता तो था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत करोगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर वू यान कहता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, शायद आपको मेरे साथियों से मिलना है। वैसे अब इतने में ही वहाँ पर एक दूसरी आवाज सुनाई देती है और जब सभी लोग दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि ये तो जिन थी। वो यहाँ अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ऑरा फैलता है और वो जो सारे डिसाइपल्स थे वो जिन के साथ वश में आ जाते हैं। साथ ही अभी वो जिन की तरफ बढ़ते जा रहे थे और यहाँ जिन भी उनकी तरफ आती है। साथ ही तभी जिन अपनी आंखें खोलती है। हालांकि हॉल मास्टर कहता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल मत देखना, लेकिन वो सभी डिसाइपल्स ऑलरेडी आंखों में देखकर उसके वश में आ चुके थे, इसलिए अब हॉल मास्टर उन्हें बेहोश करते हुए नीचे गिरा देता है। वैसे यहाँ पर जिन कह रही थी कि अंकल यान्सी, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? और आपको तो बहुत चोट भी लगी हुई है। वैसे अब तभी वहाँ एक साइड से रेड कलर का ऑरा भी फैलने लगा था और उस ऑरा के अंदर से हम जाओ फेंग को आता देखते हैं। जाओ फेंग के हाथ में अभी अपनी वही स्टिक थी और यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स अभी उस रेड ऑरा के अंदर थे वो सभी जाओ फेंग की तरफ खींचते चले जा रहे थे। साथ ही वो स्टिक भी उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही थी, जिससे वो सभी डिसाइपल्स डिसअपीयर होते जा रहे थे। ये देखकर अभी बाकी डिसाइपल्स घबरा गए थे, पर तभी वो रेड ऑरा हटता है और जाओ फेंग वहाँ सामने आता है। ये देखते हुए हॉल मास्टर यान्सी कहने लगता है कि तुम तीनों को देखकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम तीनों मुझसे मिलने जरूर आओगे। वैसे अब इतने में ही वू यान ने वहाँ उस मास्टर और उसके डिसाइपल्स के आसपास अपनी एनर्जी से एक सर्कल क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद वू यान उन सभी डिसाइपल से कहता है कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उस मास्टर के पास से हट जाए और इनसे हाथ मिला ले। अब ये देखते हुए एक डिसाइपल तुरंत वहाँ उस सर्कल से बाहर भाग जाता है और अब उसे देखकर बाकी सभी भी भाग रहे थे, लेकिन तभी मास्टर यान्सी एक डिसाइपल को पकड़ लेता है। लेकिन उसे भी समझ आ गया था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अब बचना मुश्किल है। इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है और सभी को वहाँ से जाने देता है। वैसे अब वो मास्टर ही सिर्फ उस सर्कल में अकेला फंसा हुआ था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को लगता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम ये चीज भूल रहे हो कि हमारा चैंगशन सेक्ट कई सालों से इसी तरह से सफर करता आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हमने हार नहीं मानी। इसका मतलब हमें रोकना इतना भी आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। लेकिन अब तभी जाओ फेंग उससे कहता है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, अगर तुम चाहते हो तो अभी भी हमसे हाथ मिला सकते हो। अब ये चीज सुनकर वो मास्टर कहने लगता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ने की बात कर रहे हो, क्या अभी भी मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? इस पर जाओ फेंग कहता है कि हमारे घोस्ट सेक्ट में तुम्हारे लिए जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो हमसे हाथ मिला सकते हो। और ये सुनने के बाद वू यान और जिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वैसे यहाँ उस मास्टर ने भी अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था और वो इतनी आसानी से सरेंडर करने के मूड में नहीं लग रहा था। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से ज़्याओ और बाकी सभी के पास आ जाते हैं।
हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी। इस वजह से वो लोग बैठे हुए थे और अभी सभी को बहुत चोट भी आई हुई थी। अब तभी हम यहाँ सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास ड्रैगन पीक की वही लड़की आती है जो उसे लाइक करती है। वो यहाँ आकर सॉन्ग से कहने लगती है कि फाइट के दौरान तुम्हें चोट लगी होगी, मुझे देखने दो। लेकिन इस पर सॉन्ग उससे कहता है कि ये चोट वोट कुछ नहीं होती, हम क्वीन क्यूसेक के डिसाइपल्स हैं, हम डेमन्स को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं, हम छोटी मोटी चोटों से नहीं डरते। और इतना कहते हुए सॉन्ग ने अपना हाथ पीछे को हटा लिया था। हालांकि इस चीज पर उस लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो यहाँ लू के पास आती है और कहती है कि ये बैम्बू पीक सेक्ट के सारे डिसाइपल्स बेवकूफ ही होते हैं क्या। इस पर लू कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि बैम्बू सेक्ट के सेक्ट मास्टर और उनकी वाइफ दोनों कितने क्लोज हैं, लेकिन उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कुछ भी नहीं सिखाया, उन्हें एक बार में चीज समझ ही नहीं आती, वो सभी बेवकूफ है। इस पर लू कुछ सोचती है और कहती है कि हाँ वो सब सेम ही है। वैसे इसके बाद अब हम यहाँ जियाओ और बाकी सभी सीनियर्स को देखते हैं जो बैठकर बात कर रहे थे उसी मास्टर यान्सी के बारे में। वो कह रहे थे कि वो मास्टर ना जाने कहाँ गया होगा। इस पर एक कहता है कि क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए था। इस चीज पर जियाओ कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, वैसे भी हमें आगे आने वाले खतरों के बारे में नहीं पता। अब इसके बाद वो जंगल को एक्सप्लोर करने के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि ट्रेजर उन्हें यहाँ बैठे बैठे नहीं मिल सकता, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते जाना भी बहुत खतरनाक होगा। अब तभी वो मॉन्ग कहता है कि आसपास बहुत ज्यादा पॉइजनस हो रहा है, ऐसे में हम जंगल के बीच में सभी डिसाइपल्स के साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह के पॉइजनस मॉन्स्टर्स होंगे। इस चीज पर जियाओ कहता है कि तुमने सही कहा, इसलिए हमें पहले ही पूरी प्लानिंग करनी होगी और साथ में आगे बढ़ना होगा। वैसे अब वो डायरेक्शन बताता है कि अगले दिन वो किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। अब हम वहाँ उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ जाओ फैंग, वू यान और जिन ने मास्टर यान्सी को घेर रखा था। हालांकि अभी यान्सी वहाँ नहीं था, इसका मतलब वो मारा जा चुका है। वैसे अभी इनके बीच सन्नाटा था, लेकिन उसी दौरान अचानक से वहीं जंगल में पास में ही एक गोल्डन लाइट निकलती है जो कि आसमान की तरफ जा रही थी और उसका जो आ रहा था वो चारों तरफ फैल रहा था। ये देखते हुए वू यान कहता है कि शायद वहाँ कुछ हुआ है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद जिन वहाँ से चली गई थी और साथ ही जाओ फैंग भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम जाओ फैंग को देखते हैं जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। हमें जानने को मिलता है कि जाओ फैंग ने इस लड़के के साथ एक और लड़के को वहाँ जिन और वू यान के डिसाइपल्स के पास भेजा था जिससे वो दोनों कुछ खबर ला सके। लेकिन ये लड़का यहाँ जाओ फैंग को बताता है कि उसे ज्यादा खबर तो नहीं मिली है, पर उसे 2 नाम मिले हैं। वो दोनों यहाँ कुछ टाइम पहले वेस्टर्न स्वाम्प में आए थे। वैसे अभी इस चीज का रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन जाओ फैंग उस लड़के से कहता है कि ये काम की इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें वहाँ अपना बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदलना है जिससे उन लोगों को शक भी ना हो। अब इसके बाद जाओ फैंग उसे वहाँ से जाने को कहता है। वैसे अभी जाओ फैंग भी कहीं जाने वाला था, इसलिए वो खड़ा होता है और वहाँ उस पत्थर के ही पीछे बैठे ताओ से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। और अब इतना कहते हुए जाओ फैंग वहाँ से गायब हो जाता है। अभी ताओ को इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो कहता है कि तुम्हारी जब मर्जी होती है तब तुम चले जाते हो, लेकिन मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो। और इसके बाद अब वो भी वहाँ से जाने लगता है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ सभी सीनियर डिसाइपल्स को देखते हैं। वो सभी जहाँ रुके हुए थे वहाँ से आगे बढ़ गए थे और उन्होंने बाकी डिसाइपल्स को वहीं पीछे छोड़ दिया था क्योंकि वो जगह सेफ थी। अब ये आगे आते हुए उस ग्रीन ऑरा के पास पहुँचते हैं। यहाँ आगे बढ़ना थोड़ा खतरनाक था, इस वजह से उन सभी ने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन मैजिक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो उन्हें उस पॉइजनस गैस से बचाएगा। और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि हम देखते हैं कि पीछे ली अभी आगे बढ़ने से पहले चुपचाप जमीन में एक नीडल प्लांट कर देता है और इसके बाद वो भी आगे बढ़ जाता है। वैसे इसके बाद हम वहाँ वेस्टर्न स्वाम्प के बाहर वही ज्योतिष और उनकी पोती यू को देखते हैं। अभी यहाँ पर ज्योतिष कह रहे थे कि जल्द ही वो ट्रेजर अपीयर होगा, लेकिन यहाँ इस वेस्टर्न स्वाम्प में रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ रुकना सिर्फ मुसीबत को मोल लेने जैसा है। अब यू कहती है कि काश सिस्टर वहाँ ठीक हो, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन इस पर ज्योतिष कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। वैसे अब इसके बाद वो वहाँ से जाने लगे थे।
तभी यू सामने से ताओ को आता देखती है, जिसके बाद वो तुरंत ही ताओ के पास आ जाती है और उसे उसका अम्ब्रेला वापस देते हुए थैंक यू कहती है। वैसे अभी तक ताओ को किसी ने भी थैंक यू नहीं कहा था, इस वजह से वो थोड़ा हैरान था। तभी यू उससे ये भी कहती है कि अभी ग्रैंडपा कह रहे थे कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए आप अपना ख्याल रखना। और अब इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन अब ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वैसे अब वो अम्ब्रेला रखता है, उन दोनों के ही पीछे पीछे आने लगता है। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम सभी सीनियर डिसाइपल को देखते हैं। वो अभी उस पॉइजनस गैस के अंदर आ गए थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक से तभी एक पॉइजनस गैस का टॉर्नाडो क्रिएट होता है, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली थी। लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के टॉर्नाडो क्रिएट हो जा रहे थे, जो कि उन्हें रास्ते में प्रॉब्लम दे रहे थे। इसी वजह से उनका आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पर फिर वो अपने सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे उनकी स्पीड कम ना हो, और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि अब कुछ ही देर में वो आगे आ चुके थे जहां वो टॉर्नाडो क्रिएट नहीं हो रहे थे। इस वजह से अब उनका रास्ता क्लियर था। इसलिए ली सभी से कहता है कि हम इस जगह को कितनी ज्यादा खतरनाक समझ रहे थे, लेकिन ये उतनी भी खतरनाक नहीं है। पर इस पर जियाओ उससे कहता है कि हमें अभी भी सतर्क रहना होगा, ना जाने कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए। अब उसका इतना कहने की ही देर थी कि तभी वहाँ अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और जब हल्का सा कोहरा हटता है तो हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्नेक ड्रैगन को देखते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये सभी उसे देखकर हैरान थे। हम देखते हैं कि उस जायंट स्नेक को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। साथ ही इसके अब वह यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते। अब खुद स्नेक वहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से एक एयर प्रेशर डेवलप होता है, जिसमें यह लोग फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं। हालांकि वह वहाँ से दूर हटने की भी कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा नहीं होता और एयर प्रेशर के चलते वह सभी अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से दूर फेंके जाते हैं। वैसे अब इसके बाद हम फांग और उन दो में से एक मंक को देखते हैं। वह लोग अभी सेफ थे, लेकिन वह बाकियों से बिछड़ चुके थे। यहाँ पर फांग उस मंक से पूछता है कि क्या उसने बाकियों सभी को फेंकते हुए देखा था, जिस पर वह मंक फांग से कहता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि तब तो वो खुद इन वेव्स से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद यह लोग बाकी सभी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। अब हमें जाओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था जहाँ वो जायंट स्नेक। हालांकि पहले उसकी मुलाकात उन जहरीले गैस से बने टॉर्नेडो से होती है, लेकिन अभी वो उन्हें आसानी से पार कर रहा था। पर जब उनकी गिनती बढ़ जाती है तो यहाँ जाओ फेंग को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। लेकिन इतने में जा तरह की एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक बैरियर और एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके प्रेशर से उसने उन टॉर्नेडो को सामने से हटा दिया था। लेकिन तभी जाओ फेंग को सामने उस जहरीली गैस के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होती है, जो उसके करीब ही बढ़ रही थी। वह सोच ही रहा था कि यह किसकी एनर्जी है, पर इतने में ही वह जायंट स्नेक उसके सामने आ जाता है। हालांकि वह स्नेक अभी बहुत जल्दी में लग रहा था, इस वजह से वह जाओ फेंग को नोटिस ही नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। यहाँ जाओ फेंग भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। वैसे जाओ फेंग सोच रहा था कि आखिर यह चीज है क्या। अब इसके बाद हमें जिंगयू को दिखाया जाता है, जो कि अभी इसी जंगल में आगे बढ़ रहा था। पर तभी एक ईगल उसका पीछा करना शुरू कर देती है, पर यहाँ वह उससे बच जाता है और एक पेड़ के पास आकर इस तरह से मूव करता है जिससे कि वह ईगल उस पेड़ से टकरा जाए। अंत में ऐसा ही होता है और वो ईगल खत्म हो जाती है। लेकिन जब यह देखते हुए जिंगयू रुका था, तभी इतने में उसकी तरफ एक पॉइजनस स्नेक भी हमला कर देता है, जो कि थोड़ा जहरीला था, पर जिंगयू ने उसे खत्म कर दिया था। वह समझ गया था कि एक जगह पर रुकना सही नहीं होगा। इस वजह से वह फिर से अपनी तलवार के ऊपर चढ़कर बाकी सभी को ढूंढना शुरू कर देता है। वैसे इसके बाद तीन चेंज होता है और हम स्याओ और उसके साथ लाई की वाइफ को देखते हैं। वह दोनों ही अभी साथ में थे और जंगल पार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ जहरीले इंसेक्ट्स घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि इसके
बाद वह साथ में मिलकर उनसे फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। जिसके बाद अभी ली की वाइफ शॉ को थैंक्स कह रही थी, लेकिन इस पर शॉ कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं, हमें ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। वैसे अब इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें अंधेरा होने से पहले बाकियों को भी ढूंढना है। अब इसके बाद हमें जाओ फेंग को दिखाया जाता है, जो अभी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास फिर से वही जहरीला ग्रीन स्मोक फैल जाता है, जिस वजह से उसे सामने सही से दिख नहीं रहा था। पर अब वह अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस जायंट स्नेक के डिमोनिक ऑरा का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो स्नेक अंदर की जी तरफ जा रहा है। इसका मतलब जाओ फांग को अब वो ही अंदर ले जाएगा। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहा था, तभी इतने में अचानक से उसकी तरफ कुछ स्पिरिचुअल सोर्ड्स आना शुरू हो जाती है। यह सोर्ड्स लू की बनाई हुई थी, लेकिन जाओ फेंग को यह चीज नहीं पता थी। इस वजह से वह उनसे सिर्फ बचता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। हालांकि अभी वह खुद से कह रहा था कि शायद किसी ने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। वैसे अभी उसके लिए इन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से बचाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब जाओ फेंग इन्हें डॉज करने की कोशिश कर रहा था, तो वह सभी तलवार वापस से उसके करीब आते जा रही थी। साथ ही वह अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर रही थी, क्योंकि लू उन्हें कंट्रोल कर रही थी। यहाँ जाओ फेंग उनसे बचते हुए उन तलवारों की एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि यह स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इन्हें क्रिएट करने वाला कल्टीवेटर भी स्ट्रांग होगा। आखिर वह किस सेक्ट का होगा? अब तभी लू वहाँ थोड़े करीब आ जाती है और अपनी पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जाओ फेंग को भी अपनी थोड़ी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकना पड़ता है। वैसे अब जाओ फेंग को शक हो गया था कि सामने जो कोई भी है शायद वह चिंगयुन सेक्ट का ही है, पर अब इतने में ही अचानक से लू उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस अटैक से जाओ फेंग बच जाता है। लेकिन अब उन दोनों के अटैक टकराने लगे थे। लू बहुत ही तेजी से जाओ फेंग पर हमला कर रही थी और जाओ फेंग उसके अटैक को रोकते हुए उसे दूर हटा रहा था। साथ ही यहाँ सही मौके पर जाओ फेंग भी हमला कर रहा था, लेकिन लू भी उसके अटैक को रोकते जा रही थी। हालांकि इस दौरान उन दोनों ने ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। वैसे अब इतने सारे अटैक्स के साथ यहाँ पर लू एक फॉर्मेशन भी क्रिएट करती है, जिसके बाद वह कई सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बड़े बड़े क्लोन बनाती है और उनका यूज करते हुए जाओ फेंग पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ जाओ फेंग भी उन्हें डॉज करते हुए उनसे बचते जा रहा था। साथ ही इसके बाद जब लू अपना अगला अटैक करने वाली थी, उसके पहले ही जाओ फेंग अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जो लू के आने वाले सभी अटैक्स को रोक रहा था। साथ ही इसी दौरान वह अपने अगले अटैक की भी तैयारी कर लेता है। उसने अपनी डीमन स्टिक को एक्टिवेट कर ली थी, क्योंकि अब वो उसी का इस्तेमाल करने वाला है। वह उसे लेकर एक और फॉर्मेशन क्रिएट करता है और पूरी स्पीड में आगे बढ़ जाता है। और यहाँ सेम टाइम पर सामने लू भी एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और पूरी स्पीड के साथ अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ जाती है। हालांकि जब वह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, उसी दौरान कुछ ही दूरी पर वह एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं, जिसके बाद यहाँ जाओ फेंग अपनी डीमन स्टिक सामने से हटा लेता है और डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। साथ ही यहाँ लू भी अपनी तलवार को हटाते हुए डायरेक्शन हल्की सी चेंज करती है और फिर ऐसा करने के बाद वह दोनों ही एक दूसरे के नजदीक से निकल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमला नहीं करते। वैसे अभी जाओ फेंग अलग डायरेक्शन में चला गया था और लू अलग डायरेक्शन में। अब पहले हम यहाँ लू को देखते हैं, जो कि नीचे जंगल में आ चुकी थी। वह अभी खुद को समझाते हुए कह रही थी कि उसे भूलना होगा कि जाओ फेंग कौन है, क्योंकि अगली बार जब उनकी फिर से मुलाकात होगी तो वह एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और अब इतनी बात खुद को समझाते हुए वह वहाँ से चली जाती है। हालांकि अभी भी जाओ फेंग को दुश्मन समझते हुए भी उसने जाओ फेंग का पीछा नहीं किया था। इसका मतलब अभी भी उसके दिल से जाओ फेंग के लिए फीलिंग्स गई नहीं है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ जाओ फेंग का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अभी खुद बहुत ज्यादा हैरान था। वह जाओ हुई से कह रहा था कि क्या तुमने उसे पहचाना, वह वही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है, वह मेरे इतने नजदीक थी लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया, जबकि वह तो डीमन से नफरत करती है। हालांकि अब जब वह यही सोचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी समय अचानक से उसकी डीमन स्टिक से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिसे संभाल पाना अभी उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा हो गया था, क्योंकि वह उसे चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यह एनर्जी उसकी बॉडी पर फैलते जा रही थी और साथ ही यहाँ उसकी आंखें भी
लाल हो चुकी थीं। जो चीज देखकर जाओ हुई घबरा जाता है और उसके कंधे से नीचे आ जाता है। यहाँ उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसी समय जाओ फेंग की बॉडी से एक दूसरी एनर्जी भी निकलना शुरू होती है, जो कि धीरे धीरे उसकी बॉडी को कवर कर कर उस डीमन स्टिक की तरफ बढ़ रही थी, जो कि उसको शांत कर रही थी। ये एनर्जी जाओ फेंग की अच्छाई है, या यूं कह लो उसने जो पहले कल्टीवेशन की, जो कि उसे इंसान बनाती है, ये उसी की एनर्जी थी जिस वजह से वह डीमनिक एनर्जी पर हावी हो रही थी। क्योंकि जाओ फेंग हाफ डीमन बनने के बाद भी अभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, जबकि वह जो डीमनिक एनर्जी है वह सिर्फ खून की प्यासी है। वैसे इसके बाद अब जाओ फेंग जाओ हुई के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह नॉर्मल हो चुका था। दूसरी तरफ हम उस दूसरे वाले मंक को देखते हैं जो अकेला जंगल में आगे बढ़ते हुए अपने सभी दोस्तों के नाम चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा था और किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। पर तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कि किसी लड़की की थी। हम देखते हैं कि यह तो जिन की आवाज है। वो यहाँ मंक से कह रही थी कि लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो, लेकिन इस जंगल में किसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, इससे तुम्हें भी बेशक मजा आएगा। अब इतना कहते हुए वहाँ जिन अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है जिससे वह मंक को अपने वश में कर सकती थी। अब यहाँ उस मंक का ध्यान थोड़ा सा भटक तो गया था, लेकिन तभी उसके हाथ में वह जो गोल्डन स्टिक है रोज ग्लो करने लगती है, जिसकी वजह से जिन का वह ऑरा डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी यह टेक्निक रुक गई थी। साथ ही इसके बाद अब मंक भी होश में आ चुका था, इसलिए अब वह समझ जाता है कि यह लड़की एक डीमन है। इस वजह से वह तुरंत ही जिन पर हमला कर देता है, लेकिन इतने में ही जिन वहां से हट गई थी। हालांकि वो भागती नहीं है, बल्कि वो रुकती है और इस मंक से कहती है कि तुम मंक लोग भी बहुत बोरिंग होते हो। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन अब जब तुम ऐसा नहीं चाहते तो लगता है मुझे तुम्हें जल्दी जल्दी हराना होगा। अब हम देखते हैं कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई में अभी मंक को अपनी स्टिक का एडवांटेज था, लेकिन तभी जिन वहां से पीछे की तरफ हट जाती है, जिसके बाद अचानक वो वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन मंक तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है। क्या पता शायद उसने जिन के मजाक को शायद थोड़ा सीरियसली ले लिया है। वैसे अब तभी हम वहाँ पेड़ के पीछे ली को देखते हैं। उसने यह सब देख लिया था, लेकिन फिर भी वह मंक की मदद करने नहीं आया था। वो यह सब देखते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है, वह भी बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में। वैसे अभी हम वहाँ एक बर्ड को भी नोटिस करते हैं जो इन पर नजर रखे हुए थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिंगयू को देखते हैं जो कि अभी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह दूसरी तरफ मुड़ता है। वहाँ पर अभी फांग और उसके साथ आया वही मंक जो कि शुरुआत में उसके साथ था। वह दोनों जब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतने में ही एक डिमोनिक बर्ड फांग पर हमला कर देता है, जिसे फांग ने डॉज कर दिया था। वैसे यहाँ मंक भी उसकी मदद करता है, लेकिन फिर भी उस स्पिरिचुअल बर्ड को हराना थोड़ा मुश्किल था। वैसे अब उन्होंने मिलकर उसे वहाँ से दूर हटा दिया था, लेकिन अब वो बर्ड फिर से पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में ही अचानक से उसे कोई अपनी तरफ खींचने लगा था। इस तरफ हम देखते हैं कि अब जिंग यू भी फांग और मंक के पास आ चुका था। वैसे अभी उस बर्ड को एक प्लांट खींच रहा था, क्योंकि वो प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, इस वजह से वह थोड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी खा लेता है। लाइक अभी वो उस बर्ड को खा चुका था, इसलिए ये तीनों थोड़े रिलैक्स होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वह प्लांट यहाँ इन पर भी हमला कर देता है, पर फांग और जिंगयू दोनों ही पीछे हट गए थे। साथ ही मंक ने भी सामने एक फॉर्मेशन से शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिससे उसने खुद को बचा लिया था। इसके बाद अब यह तीनों ही पीछे हट जाते हैं। वो यहाँ आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा है कि हम मिल गए। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे जिंगयू उस मंक से कुछ कहना चाहता है, लेकिन फांग की मौजूदगी में वह कुछ कह नहीं पा रहा। वैसे यह चीज तो फांग ने भी नोटिस कर ली थी, इसीलिए वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वह तीनों ही वहाँ से आगे बढ़ गए थे। अब इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी जाओ हुई के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की प्रेजेंस नोटिस होती है, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुपने लगता है। साथ ही यहाँ उसने जाओ हुई को भी उठा लिया था। वैसे अभी हमें जानने को मिलता है कि असल में वो शाओ से छिप रहा था, जिससे शाओ उसे देख ना ले। पर अब जब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वहीं पेड़ पर वही छोटी चिड़िया नजर रखे हुई थी जो पहले ली पर नजर रखे थी। तो अब इसके
बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। वैसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह जो लेडी है शायद वही उस बर्ड के थ्रू सभी पर नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ से हम एक बार फिर वापस से जंगल में आते हैं, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे फिश मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो सभी अभी जमीन पर थे और आगे भी बढ़ रहे थे। साथ ही वो एक दूसरे कह रहे थे कि यहाँ पर आने वाला हर आदमी मारा जाएगा।